सिर्फ 1.5 साल पहले वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था। अमेरिका के लोग युद्ध की थरथरा देने वाली तबाही से निकल के अभी तक नॉर्मल जिंदगी की आदतें नहीं डाल पाया था। और ऐसी एक दिन लॉस एंजलिस के लीमर्ट पार्क में अपनी छोटी बेटी को लेकर वॉक पर निकली थी बेटी बर्सिंगर नाम की एक औरत। चलते चलते अचानक मैदान के बीच उन्होंने देखा कि एक मिनी क्वीन पड़ा हुआ था, मतलब वो दुकान में सजाया हुआ पुतला। मिनी क्वीन को बहुत ही भयानक तरीके से 2 हिस्सों में काटा गया था। थोड़ी क्यूरियोसिटी से वो उसके पास गई और हैरान रह गई थी। जैसे वो मिनी क्वीन समझ रही थी, वो असल में एक जवान लड़की की लाश थी। कत्ल के बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन इस कत्ल के नेचर ने जैसे नॉर्मल और एबनॉर्मल हर तरह की मीनिंग की हद पार कर चुकी थी। इस जवान लड़की के लाश को बीच में 2 टुकड़ों में काटा गया था। लड़की के होठों के किनारे से लेकर दोनों तरफ कान तक एक कट में चीर दिया गया, जैसे वो जोकर की ग्लासगो स्माइल है ना, ठीक वैसी है। फिर लाश को धोकर एकदम साफ करके कातिल ने बड़े ही ठंडे दिमाग से मैदान के बिल्कुल बीच छोड़ के गया था। लेकिन कौन थी ये जवान लड़की और इतनी भयानक खून के पीछे का मकसद क्या है, कौन क्या है ये? दुनिया में बहुत से कत्ल हुआ है, लेकिन ये इतनी फेमस क्यों बनी थी? और इसी बेरहमी के बाद एक सवाल उठने लगा और मीडिया में एक नाम जुड़ गया था, ब्लैक डालिया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान बहुत सारे नाम धीरे धीरे सामने आए थे। एक वक्त ऐसा आया कि ये केस इतना उलझ गया था कि लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट को लगभग पागल कर दिया था। और दूसरी तरफ मीडिया भी इस केस के पीछे ही पड़ गया था और वहाँ भी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी और धीरे धीरे पूरी कहानी किसी फिल्म से भी ज्यादा सिनेमेटिक बन गई। मिस्ट्री, सस्पेंस और थ्रिल से भरा हुआ ये केस अमेरिका के सबसे चर्चित मर्डर केस में से एक बन गया था, जिसका ऑफिशियल नाम दिया गया था द ब्लैक डालिया मर्डर केस। ब्लैक डालिया की तरफ थोड़ी देर में आते हैं। उससे पहले एलिजाबेथ शॉर्ट नाम की एक जवान लड़की के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अमेरिका की मैसाचुसेट्स की एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई थी एलिजाबेथ शॉर्ट। घर की 5 बहनों में एलिजाबेथ तीसरी थी। फैमिली ज्यादा अमीर नहीं थी, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन अचानक आ गया 1930 का ग्रेट डिप्रेशन। इस ट्रेजेडी में एलिजाबेथ का पिता ने सब कुछ खो दिया था और बिल्कुल बर्बाद हो गया था। कुछ दिन बाद एक सुबह एलिजाबेथ और उसकी फैमिली ने देखा कि उनके पिता अचानक गायब हो गया था। पूरी फैमिली एक बहुत बड़ी क्राइसिस में फंस गई थी। एलिजाबेथ की माँ कोई भी की लोकल लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन की नौकरी करके किसी तरह घर चलाने की कोशिश करती थी, लेकिन उससे भी ज्यादा फायदा नहीं हुआ था और एलिजाबेथ की पढ़ाई हाई स्कूल में ही रुक गई थी। इसके साथ ही एलिजाबेथ को कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स भी थी, जैसे कि क्रोनिकल ब्रोंकाइटिस, एस्थमा और लंग्स के कुछ इश्यूज थे और इन सब के ट्रीटमेंट के लिए रेगुलर काफी ज्यादा पैसा खर्च होते थे। तो एलिजाबेथ ने फैसला किया कि वो फैमिली के ऊपर बोझ बन के नहीं रहने वाली है। वो हॉलीवुड पे जाएगी, फिल्म एक्ट्रेस बनेगी, हीरोइन बनेगी। वैसे फ्रेंड्स के बीच में उसकी खूबसूरती काफी मशहूर थी, इसलिए उसे पूरा यकीन था कि वो एक्ट्रेस बन के दिखाएगी हॉलीवुड में। और इसी हिम्मत के सहारे एक दिन एलिजाबेथ लॉस एंजलिस पहुंच गई थी। लेकिन वहां पे पहुंचती उसे समझ आ गया कि जितना आसान उसने सोचा था, सफर उतना ही आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। अपना खर्चा चलाने के लिए एलिजाबेथ ने एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस की जॉब कर ली। जॉब के साथ साथ वो हॉलीवुड पर भी नजर रखती थी, जैसे कि ऑडिशंस देना, नए नए लोगों से मिलना और एक मौके की इंतजार में पहली बार कैमरे के सामने आने के लिए उसका स्ट्रगल जारी रहा। और एलिजाबेथ की बस एक ही सपना था कि पूरा अमेरिका उसे बस एक ही नाम से पहचाने, और अमेरिका ने भी उसे वैसे ही पहचाना, लेकिन उसकी एक्टिंग के लिए नहीं, बल्कि लीमर्ट पार्क में 2 टुकड़ों में पड़ी उसकी लाश के लिए, जिसे मीडिया ब्लैक डालिया की नाम से बुलाता था। एलिजाबेथ के नाम ब्लैक डालिया पढ़ने की पूरी कहानी मीडिया की देन थी। वही मीडिया जिसने इस मर्डर केस के शुरू से लेके एक अलग ही रोल निभाया था। एक तरफ तो लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट कातिल को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी और दूसरी तरफ अमेरिकन मीडिया ने इस पूरी इंसिडेंट को एक सेंसेशनल खबर बना दिया था। मतलब आज के जमाने की लैंग्वेज में जिसे क्लिकबेट कहते हैं। इंस्टेंट टैबलॉइड फिक्शन के अंदाज में रोज नए नए रंग भरकर आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे। हर तरीके से पुलिस इन्वेस्टिगेशन को डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश की गई थी। एलिजाबेथ के हॉलीवुड के बहुत से लोगों के साथ इलीगल रिलेशनशिप्स थे। ऐसे ही झूठी खबरें लिखकर शुरू से इस केस को बहुत ही ज्यादा गुमराह किया गया था। गंदगी इतनी बढ़ गई कि एलिजाबेथ की माँ को झूठ बोलकर लॉस एंजलिस बुलाया गया था और जबरदस्ती इंटरव्यू लेने की भी कोशिश की गई थी। साथ ही न्यूज़पेपर्स में अजीबोगरीब कहानियां छापने लगी और लोग भी उन्हें बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़ते थे। रीडर्स की तादाद इतनी बढ़ गई थी कि बाद में एक रिसर्च में सामने आया था, न्यूज़पेपर की सेल्स इतनी नहीं बढ़ी थी जितना कि ब्लैक डालिया की स्टोरी की वजह से बढ़ी थी।
एक रेस्टोरेंट की वेट्रेस होकर एलिजाबेथ लॉस एंजलिस में कैसे सरवाइव करती थी, उसे हर हाई प्रोफाइल पार्टी में क्यों देखा जाता था, उसके डार्क ब्यूटी वाकई कितनी डार्क थी, वैसी हर बात का डिटेल एनालिसिस किया जाने लगा। और इसी दौरान वेरोसिना लीग की फेमस फिल्म द ब्लू डालिया ने एलिजाबेथ की कंपैरिजन शुरू हुई और धीरे धीरे उसका नाम बन गया था द ब्लैक डालिया। ये केस शुरू से ही काफी ओपन था क्योंकि इस मर्डर के साथ किसी का भी सीधा कनेक्शन एस्टेब्लिश ही नहीं हो पा रहा था। लॉ एनफोर्समेंट की तरफ से भी कहा गया था कि द ब्लैक डालिया मर्डर केस का कनेक्शन किसी बैंड रिलीजियस कल्ट से हो सकता है। बहुत लोगों का मानना था कि इस मर्डर के पीछे हॉलीवुड का कोई पावरफुल इंसान है। एलिजाबेथ की कातिल को पकड़ने के लिए उस वक्त एक लोकल ऑफिशियल ने $10,000 का रिवॉर्ड अनाउंस किया था। इस अनाउंसमेंट के बाद एक अजीब सा सर्कस शुरू हो गया था। रिवॉर्ड के लालच में लोग पुलिस स्टेशन पे आकर खुद को एक कातिल बताने लगा। लेकिन इन सब अजीब घटनाओं के बाद भी एक बात बहुत ही साफ था कि ये कातिल कोई आम कातिल नहीं था। एनाटॉमी और सर्जरी की उसकी नॉलेज उस तरीके से साफ दिख रही थी जिस तरह उसने लाश को काटा था। और तब तक एक सवाल और मजबूत हो गया, क्या कातिल मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ है? इस सवाल के जवाब ढूंढने के लिए एलिजाबेथ की मौत के बाद लोकल मेडिकल कॉलेज में पुलिस ने काफी इन्वेस्टिगेशंस की। मेडिकल के बहुत से स्टूडेंट्स को डिटेन भी किया गया, लेकिन आखिर में कातिल का कोई पता नहीं चला था। लेकिन एक दिन अचानक एक आदमी सामने आया था जिसका एलिजाबेथ के साथ कनेक्शन था। उस आदमी का नाम था जॉर्ज होडेल, जो प्रोफेशन से एक डॉक्टर था। जॉर्ज होडेल पहले से अपने कैरेक्टर को लेकर काफी बदनाम था। उसके खिलाफ सेक्सुअल असॉल्ट और अपनी असिस्टेंट के मर्डर के एलिगेशंस के इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। इसके अलावा जॉर्ज को अंडरवर्ल्ड के साथ भी गहरा कनेक्शन था। ये माना गया था कि उसने प्यार की जाल में फंसाकर एलिजाबेथ को टॉर्चर करने के बाद उसका मर्डर कर दिया था। जॉर्ज ही एलिजाबेथ का कातिल था। ये बात सबसे पहले दुनिया के सामने जॉर्ज के बेटे स्टीव ने रखी थी। स्टीव बड़ा होकर पुलिस डिटेक्टिव बना। 15 साल की रिसर्च के बाद उसने एक किताब पब्लिश की जिसमें एविडेंस के साथ उसने क्लेम किया कि उसके पिता ने ही एलिजाबेथ का मर्डर किया था। लेकिन वक्त के साथ जब और भी लोगों के नाम कातिल के तौर पे और सामने आने लगा, तब होडेल के नाम भी धीरे धीरे दबा दिया गया था। जैसे जेनिस नोल्टन नाम की एक लड़की ने अपने पिता पर इल्जाम लगाया कि एलिजाबेथ का कातिल उसके पिता ने किया था, लेकिन ये इल्जाम भी कभी भी प्रूव नहीं हो पाया था। कुछ राइटर्स, पब्लिशर्स और डायरेक्टर्स के खिलाफ भी शक जताया गया था। और 1946 में शिकागो में हुए लिपस्टिक मर्डर के साथ भी कई लोगों ने इस मर्डर का सिमिलरिटी देखी थी, लेकिन उस डायरेक्शन में भी इन्वेस्टिगेशन ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकी। सबसे अफसोस की बात यह थी कि मीडिया ने शुरू से लेकर जिस एग्रेसिव तरीके से इस केस को सेंसेशनल बना दिया था, उसने इस इन्वेस्टिगेशन में बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। न्यूज़पेपर की सेल्स बढ़ने के लिए मीडिया इतना डेस्परेट हो गया था कि पुलिस की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी खुलकर लीक करने लगा था। इसका सीधा असर इन्वेस्टिगेशन पर पड़ा था। इस केस में 750 से भी ज्यादा पुलिस ऑफिसर काम किया था, लेकिन 1940s के दौर में ना ही डीएनए टेस्टिंग, फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी या फिर प्रॉपर होमिसाइड डिपार्टमेंट्स ना होने की वजह से इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे कमजोर पड़ती गई। पुलिस की पूरी कोशिश के बावजूद टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकी और इसी वजह से इस मर्डर के पीछे की असली सच्चाई आज तक सामने नहीं आ सका। हाँ, इन्वेस्टिगेशन के कुछ टुकड़ों को अगर एक साथ जोड़ा जाए तो इतना जरूर पता चलता है कि मर्डर से कुछ दिन पहले एलिजाबेथ लॉस एंजलिस के बल्टीमोर होटल में रुक रही थी और उसे आखिरी बार पब्लिक में 9 जनवरी को बल्टीमोर होटल के सामने देखा गया था। लगभग एक हफ्ते के बाद होटल के सामने वाले पार्क में उसकी लाश मिली थी। ब्लैक डालिया मर्डर केस की सबसे इंपॉर्टेंट बातों में से एक ये भी है कि वक्त के साथ ये मर्डर केस सिर्फ एक क्राइम नहीं रहा, बल्कि एक डार्क रियलिटी का सिंबल बन गया। इस इंसिडेंट ने दिखाया कि मीडिया अपने फायदे के लिए कितना हद तक गिर सकता है और साथ ही ये भी बताया गया कि हॉलीवुड असल में नए लोगों के साथ वेलकमिंग है या फिर उसे ट्रीट करता है। क्या आपको नहीं लगता कि ये चीज हमारी बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी हुआ था? ना कोई सबूत मिली, ना आज तक कोई किसी को पकड़ा गया। टाइम मैगजीन के मुताबिक दुनिया के सबसे बदनाम अनसोल्ड मर्डर केस में से ये केस हमेशा टॉप लिस्ट में रहेगा। इस केस को बेस बनाकर बहुत सारे लोग नोवेल्स, डॉक्यूमेंट्रीज, टीवी सीरियल्स और फिल्म्स बनाई गई थी। सिर्फ पॉप कल्चर ही नहीं बल्कि दूसरे फिल्म्स पर भी इसका गहरा असर पड़ा था और कुछ लोगों को तो ये भी मानना था कि फेमस सीरियल किलर द जैक रिपर इस मर्डर से इंस्पायर्ड था। और पता है, कैलिफोर्निया में पहली बार सेक्स ऑफेंडर रजिस्ट्रेशन लॉ पास होने के पीछे भी इस मर्डर का बड़ा रोल माना जाता है। अमेरिका के कई लीगल केसेस में बार बार इस केस का रेफरेंस दिया गया था। हालांकि लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट ने 1950 में ऑफिशियली इस इन्वेस्टिगेशन को बंद कर दिया था, लेकिन
टेक्निकली ये केस आज भी जिंदा है और ये एक अनसॉल्व्ड केस माना जाता है। इस केस को लेकर बहुत सारे लोगों का अलग अलग राय रहा है। एलिजाबेथ का कत्ल क्या सिर्फ एक ही इंसान का था या फिर पूरे सिस्टम ही इस मर्डर में शामिल था? ये सवाल आज भी वही का वही है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। वैसे इस केस को लेकर मेरे भी कुछ राय है, कमेंट करना, वे भी बात करते हैं। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे आपको तो एक बार लाइक जरूर कर देना और नए हो तो चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज हमेशा लाता रहूंगा। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक